जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आप भविष्य में कोई सा भी एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखें और परीक्षा से पहले इस क्लास को आप देख कर जाएं, इन सवालों को आप रिविजन करके जाएं। 100% दोस्तों आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। आइए बात करते हैं अपनी क्लास को लेकर, देखते हैं अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल कहा गया है कि कोप 27 का आयोजन कहां पर हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी आगामी सारी परीक्षाओं के लिए। मिस्र में हुआ है, ग्लासगो में हुआ है, पेरिस में हुआ है कि बर्लिन में हुआ है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों कोप 27 इसका आयोजन कहां पर किया गया है तो आपको नोट करना है। इसका आयोजन दोस्तों इस बार मिस्र में किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं मिस्र को लेकर। दोस्तों मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। दोस्तों आपको बता दें मिस्र, इसको दोस्तों इजिप्ट भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखें। और मिस्र, इसके वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह सीसी। ये दोस्तों हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बार 74वें कौन से 74वें गणतंत्र दिवस 74वें गणतंत्र दिवस है। दोस्तों इस बार 74वें गणतंत्र दिवस के अतिथि के रूप में कौन आए थे? मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। कौन? अब्दुल फतेह सीसी। इसीलिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। और कोप 27 इसका आयोजन कहां पर हुआ है? इजिप्ट, मिस्र में हुआ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। दोस्तों मिस्र से एक चीज आप और याद रखेंगे। क्या चीज? साइक्लोन फर्स्ट। दोस्तों साइक्लोन फर्स्ट, इस युद्धाभ्यास का आयोजन किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और मिस्र के बीच में। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए आपकी परीक्षा को लेकर। बात करते हैं ग्लासगो, यहां पर क्या हुआ है तो आपको याद रखना है कोप 26। कोप 26 का आयोजन कहां पर हुआ है? ग्लासगो में हुआ है। अब बात करते हैं कोप पेरिस, यहां पर क्या हुआ है? कोप 21। कोप 21 का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया? पेरिस में किया गया है। और बर्लिन में दोस्तों क्या हुआ था? कोप फर्स्ट का आयोजन हुआ था। कोप फर्स्ट इसका आयोजन कहां हुआ था? बर्लिन में। और कब हुआ था? 1995 में। तो दोस्तों आप देखिएगा मैंने आपको यहां से कितने सवाल बताए हैं। कोप 27 इसका आयोजन कहां हुआ है? मिस्र में हुआ है। और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और मिस्र के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह सीसी। और दोस्तों ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 74वें गणतंत्र दिवस पर ये अतिथि के रूप में हमारे भारत देश में अतिथि थे, इसको लिए आप याद रखें। और साइक्लोन फर्स्ट, ये युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है? भारत और मिस्र के बीच में। ग्लासगो में क्या हुआ है? कोप 26। और पेरिस में क्या हुआ है? कोप 21। बर्लिन में क्या हुआ है? कोप फर्स्ट। और कब हुआ था? 1995। ये 8 से 10 सवाल आप नोट करके रखें, कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहां हुआ। यह सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। पुडुचेरी में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है कि गुजरात में हुआ है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव इसका आयोजन कहां पर किया गया है तो आपको नोट कर लेना है। यह कर्नाटक में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और कर्नाटक में भी कहां पर? धारवाड़। क्या है दोस्तों? धारवाड़, यहां पर किया गया है, इसको भी आप नोट करें। दोस्तों 2022 वाला राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 ये कहां हुआ था? पुडुचेरी में हुआ था। लेकिन 2023 वाला अगर आपसे पूछे तो ये कहां पर हुआ है? कर्नाटक में हुआ है, धारवाड़ में। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। दोस्तों मध्य प्रदेश, आपको कुछ याद आ रहा होगा, यहां पर क्या हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम इसका दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ है? 2023 वाला कहां पर हुआ है? ये मध्य प्रदेश में हुआ है। और इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? महाराष्ट्र। पदक तालिका में दोस्तों कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। इसको भी आप याद कर लें, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। दोस्तों गुजरात में दोस्तों काइट फेस्टिवल इसका आयोजन किया गया था। और ये सवाल सीईटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और मिशन लाइफ इसका शुभारंभ कहां पर किया गया है? ये भी दोस्तों गुजरात में किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न कहता है कि यूनेस्को लर्निंग सिटीज नेटवर्क में कौन सा शहर शामिल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लगाइएगा स्टार, आपको नंबर दिलाएगा ये सवाल। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, अब आपको आराम से पूरा सवाल दिख रहा होगा। दोस्तों, यूनेस्को लर्निंग सिटीज नेटवर्क में कौन शहर शामिल नहीं है। वारंगल शामिल नहीं है, नीलांबुर शामिल नहीं है, त्रिशूल शामिल नहीं है, ये कि मैसूर शामिल नहीं है। यहाँ पर त्रिशूल नहीं होगा, यहाँ पर होगा त्रिशूर। इसको आप करेक्ट करेंगे, क्या होगा दोस्तों, त्रिशूल। तो आपको याद रखना है जो यूनेस्को लर्निंग सिटीज नेटवर्क में कौन कौन से शहर शामिल हैं। ये वारंगल भी शामिल है, ये नीलांबुर भी शामिल है, ये त्रिशूर भी शामिल है, ये मैसूर ये शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, बात करते हैं मैसूर, तो आपको याद होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, वर्णिका। वर्णिका, ये दोस्तों वर्णिका क्या है, ये नोट छापने वाली जो स्याही होती है उसकी एक इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है, कर्नाटक मैसूर, वहाँ पर स्थापित की गई है। इसको भी आप याद कर लें, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अब दोस्तों, आपको कमेंट कर कर बताना है कर्नाटक, यहाँ की एक योजना है विनय समरस योजना। विनय समरस योजना, कर्नाटक की योजना है विनय समरस योजना। एक तो ये योजना है दोस्तों, एक कर्नाटक की योजना आपको और बतानी है, वो मैंने कई बार आपको बताया है उस योजना के बारे में। जल्दी से आपको कमेंट कर कर उस योजना का नाम बताना है कर्नाटक की। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आसियान का नवीनतम सदस्य किसे बनाया गया है। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल है, बिल्कुल आपकी परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। क्रोएशिया को बनाया गया है, तिमोर लिस्टे को बनाया गया है, साइप्रस को बनाया गया है कि तुर्की को बनाया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। आसियान दोस्तों, इसका नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया है, तो आपको नोट करना है, ये बनाया गया है तिमोर लिस्टे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, ये कौन से क्रम का होगा, ये 11वें क्रम का होगा। दोस्तों, आपको बता दें आसियान में कुल कितने मेंबर शामिल हैं, अभी तक 10 मेंबर शामिल हैं। और इसका मुख्यालय यानी कि इसका हेडक्वार्टर, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया में दोस्तों आसियान का मुख्यालय स्थित है। और आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। और किस घोषणा पत्र के सिफारिश पर हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र। बैंकॉक घोषणा पत्र। ये सब पॉइंट आप नोट करके चलिए, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है, आपके माँ बाप के सपने को पूरा कर सकता है। आसियान की स्थापना कब हुई है, 1967। कौन से घोषणा पत्र के द्वारा, बैंकॉक घोषणा पत्र। कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। 11वां सदस्य कौन शामिल होगा, तिमोर लिस्टे। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया। अब दोस्तों, भारत आसियान शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये सवाल मैंने आपको कल ही बताया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। और भारत आसियान सम्मेलन दोस्तों, ये भारत के साथ कब कौन सा सम्मेलन है, 30वीं वर्षगांठ बनाई जा रही भारत आसियान शिखर सम्मेलन की। और भारत इसका मेंबर कब से बना था, 1992। इस बात को भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अभी कुछ राज्यों के राज्यपाल नए नियुक्त किए गए हैं, उसको दोस्तों मैं अलग से आपको एक वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, क्या महत्वपूर्ण आपसे पूछा सकता है, तो आपको याद रखना है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। 153, 155, 161, 215 आपको नोट कर लेना है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 155। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा कर रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 153। इसमें क्या है, भारत का एक राज्यपाल होगा, भारत का एक राज्यपाल होगा। इसका ये दोस्तों किसमें कहा गया, अनुच्छेद 153 में। और राज्यपाल बनने के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष। आपको याद होगा, ये मैंने कई बार आपको बताया भी है। अनुच्छेद 161, इसमें क्या है, राज्यपाल का क्षमादान, राज्यपाल का क्षमादान। अब दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। अनुच्छेद 215 मैंने आपको बताया था, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है।
और हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 214। इसको भी आप याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये ऐसा कंटेंट है जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा और आपको नंबर दिलाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विश्व हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 16 जनवरी या 16 सितंबर? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा इस बार के लिए। विश्व हिंदी दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको याद रखना है 10 जनवरी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस बार जो हिंदी सम्मेलन का 22वां संस्करण है, जो 22वां संस्करण है वो कहां पर आयोजित होने वाला है? फिजी में। विश्व हिंदी सम्मेलन इसका 22वां संस्करण कहां पर आयोजित होने वाला है? ये फिजी में आयोजित होने वाला है। इसको आप याद रखें। दोस्तों पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 10 जनवरी 1975 को हुआ था। कहां पर हुआ था? नागपुर। और दोस्तों इस बार कहां हो रहा है? ये फिजी में होगा। इसको भी आप याद कर लें। इसीलिए 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। सॉरी दोस्तों, केवल हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। अगर आपसे प्रश्न में कहे विश्व हिंदी दिवस तो आप कहेंगे 10 जनवरी। अगर आपसे प्रश्न में कहे केवल हिंदी दिवस तो आप कहेंगे 14 सितंबर। बात करते हैं 16 जनवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको याद रखना है 16 जनवरी। और कौन सा मंत्रालय है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है आपकी ये। 16 सितंबर इसको क्या मनाते हैं? तो आप सबको पता है ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। आपको याद होगा 1987 में क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और दोस्तों मॉन्ट्रियल कहां पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। अब आप कमेंट करके बताएं ओजोन परत की सांद्रता को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि प्रोजेक्ट दंतक के तहत प्रोजेक्ट दंतक में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? दोस्तों इन 4 प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में 100% आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसकी पूरी गारंटी ली जाती है हमारे द्वारा। दोस्तों प्रोजेक्ट दंतक इसके द्वारा तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान, सुरभि जखमोला, अभिलाषा बराक या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपको बता दें भारत की पहली ऐसी महिला है जो बीआरओ द्वारा आयोजित किसी विदेशी प्रोजेक्ट में, उसका नाम क्या रखा गया? प्रोजेक्ट दंतक। उसमें महिला अधिकारी होंगी। वो कौन है? तो आपको याद कर लेना है सुरभि जखमोला। आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये प्रोजेक्ट दोस्तों कहाँ से संबंधित है? भूटान से संबंधित है। इसको भी आप याद रखें। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा सकता है कि प्रोजेक्ट दंतक का संबंध किस राज्य, किस देश से है? तो आपको याद रखना है भूटान से। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए पहली बार महिला अधिकारी को भेजा गया, किसको? सुरभि जखमोला को। बात करते हैं कैप्टन शिवा चौहान। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सियाचिन। दोस्तों सियाचिन पर तैनात फर्स्ट महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। इस बात को भी आप याद कर लें, आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल होगा। अभिलाषा बराक दोस्तों एविएशन कॉर्प, किसमें? एविएशन कॉर्प। दोस्तों एविएशन कॉर्प में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? अभिलाषा बराक। इनका नाम भी आप याद रखें, पूछा जा सकता है आपसे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि आईसीसी द्वारा चुना गया वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर कौन है? ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण और आपको याद भी होगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल। दोस्तों आपको बता दें आईसीसी द्वारा चुना गया 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर कौन है? तो आपको याद रखना है सूर्य कुमार यादव। इनको दोस्तों क्या कहा गया है? 360 डिग्री। ये दोस्तों किसी भी तरफ
चौके छक्के लगा सकते हैं। आपने दोस्तों इनका खेल देखा होगा, कितनी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपनी पारी खेली थी और कितना ज़बरदस्त स्कोर बनाया था। आईसीसी दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी इसके वर्तमान में हेड है, इसको भी आप याद कर ले, आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि जल्लीकट्टू या मोट्टू पोंगल का संबंध किस राज्य से है? यह सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। यहाँ पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार मैं आपको नोट कराऊंगा, सारे त्यौहार आप नोट कर लें। जल्लीकट्टू या मोट्टू पोंगल इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपको नोट कर लेना है, इसका संबंध है तमिलनाडु। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें आप। बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक क्या है? कंबाला। कंबाला दोस्तों इसका संबंध किससे है? तो आप कहेंगे कर्नाटक से है। इसमें दोस्तों क्या होता है? तो आपको याद रखना है भैंसों की दौड़। भैंसों की दौड़ किसमें? कंबाला में। और जल्लीकट्टू में दोस्तों क्या था? बैलों की दौड़। बैलों की दौड़। दोस्तों इस बात को भी आपको याद रखना है, किसमें भैंसों की दौड़ होती है, किसमें बैलों की दौड़ होती है। कई बार दोस्तों आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ये सवाल भी रख दिए जाते हैं। जल्लीकट्टू में दोस्तों किसकी दौड़ होगी? तो आपको याद रखना है ये बैलों की दौड़ होती है। कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु। और दोस्तों कर्नाटक में क्या होता है? कंबाला, ये होती भैंसों की दौड़। बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना से दोस्तों आपको एक से दो चीज़ें जरूर याद रखनी है, जैसे कि रमप्पा मंदिर। रमप्पा मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। और दोस्तों ये 39वां धरोहर स्थल बनाया गया है, इसको भी आप याद रखें। इसके अलावा बथुकम्मा या बोनालू। बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना में। और दोस्तों बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों केरल से संबंधित क्या है? तो आपको मैंने कई बार नोट कराया था, मोहिनीअट्टम और कथकली मोहिनीअट्टम, ये सब कहाँ का? केरल का है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि पेरियार नदी पर कौन सा बांध स्थित है? नदी का एक सवाल आपकी परीक्षा में फिक्स होता है। भाखड़ा नागल बांध, इडुक्की बांध, मैटूर बांध, अलमाटी बांध। दोस्तों भाखड़ा नागल बांध आपकी परीक्षा एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है 2 से 3 बार। पेरियार नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो आपको याद कर लेना है, ये दोस्तों स्थित है इडुक्की बांध। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। पेरियार नदी पर कौन सा बांध स्थित है? इडुक्की बांध स्थित है। बात करते हैं भाखड़ा नागल बांध, ये किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी। सतलुज नदी इस पर कौन सा बांध स्थित है? तो आप कहेंगे भाखड़ा नागल बांध। मैटूर बांध ये कहां पर स्थित है? कावेरी नदी। कावेरी नदी इस पर कौन सा बांध स्थित है? मैटूर बांध। अलमाटी बांध कहां पर स्थित है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? अलमाटी बांध। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। दोस्तों नए सवालों के साथ आपको पुराने सवाल भी यहाँ पर डेली के डेली रिवाइज कराए जाते हैं। आप यकीन मानिए, अगर आपने 1 महीने इस क्लास को लगातार देख लिया तो आप एक सवाल गलत नहीं करेंगे, 100% इसकी गारंटी ली जाती है। नया बताने के साथ साथ आपको पुराना भी रिवाइज कराया जाता है ऑप्शन के थ्रू। एक सवाल दोस्तों लिया जाता है और ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं जिससे आपको पुराने सवाल भी बताए जा सकें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्लास को पूरा देखते रहिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि पीएम श्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2 सितंबर 2022, 5 सितंबर 2022, 17 सितंबर 2022, 2 अक्टूबर 2022। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यहां से मैं आपको 2 से 3 सवाल बताऊंगा जो आपके लिए परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। पीएम श्री योजना इसका संबंध किससे है? तो आपको याद होगा 5 सितंबर 2022 किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं, आप सबको याद होगा। और दोस्तों इसका संबंध किससे है? पीएम श्री योजना का स्कूलों से संबंधित है पीएम श्री योजना, इसको भी आप याद कर लें, अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों बात करते हैं स्वच्छ अमृत महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। स्वच्छ अमृत महोत्सव, स्वच्छ अमृत महोत्सव 2022
स्वच्छ अमृत महोत्सव 2022 है, इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 17 सितंबर को इसको शुरू किया गया था। कब तक? 2 अक्टूबर तक है। 17 सितंबर को क्यों शुरू किया गया था? तो आपको याद होगा, मैंने आपको नोट भी कराया है, 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हैप्पी वाला बर्थडे होता है। इसीलिए दोस्तों स्वच्छ अमृत महोत्सव ये कब शुरू हुआ था? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला था। इस तारीख को अभी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपकी परीक्षा में। और दोस्तों पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? 5 सितंबर स्कूलों से संबंधित है, इसको भी आप याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर स्थापित की गई है? केरल, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। देश की पहली है इसीलिए महत्वपूर्ण है। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी ये दोस्तों कहां पर स्थापित की गई है? तो आपको याद करना है हैनले, लद्दाख। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कहां पर दोस्तों? हैनले, हैनले लद्दाख में की गई है। अब दोस्तों लद्दाख की बात आई है तो मैं आपको यहाँ से 3 से 4 चीज़ें बताता हूँ, वो आप नोट कर लें। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए भारत का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? लेह एयरपोर्ट। कौन सा है? लेह एयरपोर्ट है। इसको भी आप याद कर लें, प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। दोस्तों हेमिस फेस्टिवल भी कहाँ मनाता है? लद्दाख में। इसके अलावा लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? ये भी लद्दाख में मनाते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं उत्तराखंड, यहाँ पर क्या स्थित है? तो मैंने आपको कई बार नोट कराया है, जिम कार्बेट। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड है। लेकिन इसका नया नाम क्या हो चुका है? जल्दी से कमेंट में छाप कर बता दें। नाम महत्वपूर्ण है, आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? खादी ग्राम उद्योग आयोग, नीति आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये चारों आयोग अति महत्वपूर्ण हैं, सबके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देने वाले हैं। ई समाधान पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपको याद रखना है, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, किसके? यूजीसी, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। अब इसके वर्तमान में हेड कौन है? जल्दी से कमेंट में छाप कर बता दें। दोस्तों ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बात करते हैं खादी ग्राम उद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी। दोस्तों इसके द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको याद रखना है, ये लॉन्च किया गया केवीआईसी। अधिनियम कब का? 1956। हेड कौन है? विनीत कुमार। नीति आयोग के द्वारा दोस्तों क्या लॉन्च किया गया था? ई अमृत पोर्टल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ई अमृत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 2014 के अधिनियम से 2015 में, यानी कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। और नीति आयोग एक विधिक आयोग है, ना कि संवैधानिक आयोग। इस बात को भी आप याद कर लें। राष्ट्रीय महिला आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसका अधिनियम कब का है? 1990 का अधिनियम है। और उसकी वर्तमान में पहली महिला अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा इसकी पहली महिला हेड है। किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग की। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि डोनी पोलो एयरपोर्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें डोनी पोलो एयरपोर्ट ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद करना है अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों यह गणतंत्र दिवस की झांकी 2023 में भी दिखाया गया था, आपने नोटिस किया होगा। अब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, मैं हर बार आपको यहाँ से 2 से 3 चीज़ें बताता हूँ। क्या? नंबर 1 सेला सुरंग कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। पाके टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। और एक दोस्तों और है भी,
नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश है। इतनी चीज़ें आपको अरुणाचल प्रदेश से याद होनी चाहिए। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, इनको आप याद रखें। दोस्तों बात करते हैं बंगलुरु, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहीं पर दोस्तों क्या है स्थित है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु में स्थित है। यहीं पर दोस्तों स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट के पास में। और ये किसकी प्रतिमा है? ये कैंपगोड़ा की ही प्रतिमा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में क्या स्थित है? जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट है कौन सा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें और इस सीरीज़ को सपोर्ट करें। यकीन मानिए आपकी परीक्षा की तबाही वाली क्लास है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि यूएस ओपन 2022 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? दोस्तों मैं आज ही बोल देता हूं, इस सवाल के ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लें, 1 नंबर आपको पक्का दिलाने वाला है ये सवाल है। दोस्तों यूएस ओपन 2022 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? दोस्तों आप सब जानते हैं टेनिस के साल में 4 टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये दोस्तों सबसे लास्ट वाला है। इसमें पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्कराज है। तो आपको याद करके रखना है यूएस ओपन 2022 है, इसका विजेता कौन था? कार्लोस अल्कराज। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों महिला कौन जीता था? तो आपको याद रखना है महिला में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप, महिला में इसमें कौन विजेता रहा था। दोस्तों तब तक हम और बात करते हैं राफेल नडाल। इन्होंने क्या जीता है? 22 ग्रैंड स्लैम। 22 ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? राफेल नडाल ने जीते हैं। और दोस्तों आपको बता दें जो 2023 में जो पहला वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसके विजेता भी कौन बन चुके हैं? तो आपको याद रखना है राफेल नडाल बन चुके हैं। रोजर फेडरर ये कौन है? तो आपको याद रखना है ये भी टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं और अपने खेल से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। दोस्तों यूएस ओपन 2022 पुरुष वर्ग का विजेता तो कार्लोस अल्कराज है, लेकिन महिला वर्ग के विजेता भी आपको याद रखना है ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक करके उनका नाम है, इसको भी आप याद कर लें। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहेगा। पोलैंड की रहने वाली हैं। कहाँ की? पोलैंड की। इसको भी आप याद रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अब आप कमेंट करके बताएं इन 15 सवालों में से आप कितने सवाल सही कर पाए हैं। आने वाले समय में दोस्तों इन सवालों की संख्या 25 से 30 होने वाली। यहाँ पर मैं साइंस को भी ऐड करने वाला हूँ। ऐसे ऐसे सवाल लेकर आऊँगा जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूँ ही बनाकर रखें।